सर, एप्स्टीन फाइल में आपका नाम आ गया है। कहीं सारे राज न खुल जाए। अब तो मुझे ट्रंप से बात करके ट्रेड डील किसी भी शर्त पर करनी ही पड़ेगी। ट्रंप जी, प्लीज हमारे साथ ट्रेड डील कर लीजिए। आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। ठीक है मोदी, लेकिन तुमको मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। ठीक है मालिक। हम भारत पर 18% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन तुम्हें अमेरिका पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को 0% तक घटाना पड़ेगा। सामान अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। रूस से तेल लेना बंद करना होगा। साथ ही अमेरिका और वेनेजुएला से तेल लेना पड़ेगा। अमेरिका के किसानों के लिए भारत के बाजार खुले रखने पड़ेंगे। ठीक है मालिक, मंजूर है। लेकिन सर, इससे भारत की इंडस्ट्री को नुकसान होगा। भारत का आर्थिक नुकसान भी होगा। मेक इन इंडिया की पोल खुल जाएगी। यहाँ तक कि भारत के किसानों को सबसे बड़ा नुकसान होगा। जिसका नुकसान होता है वो मुझे ट्रंप को खुश करना है। ठीक है मोदी, अब डील पक्की। इस डील का तमाशा ऐसा करो जिससे लोगों को ये मोदी की जीत लगे। एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, भले ही देश को कितना भी घाटा क्यों न हो। इजराइल पूरी दुनिया को कैसे कंट्रोल करता है? ये आदमी जेफरी एप्स्टीन, ये मोसाद का एजेंट है। इसने पूरी दुनिया के लीडर को अपने जाल में फंसाया। इसलिए पूरी दुनिया के नेता इजराइल के खिलाफ नहीं बोलता। अगर कोई भी बोलने की कोशिश करता है, उसे ब्लैकमेल किया जाता है। अगर तुम बोले, तुम्हारी वीडियो पब्लिश कर देंगे। आजकल एप्स्टीन फाइल बहुत चर्चा में है। ये सब इजराइल की चाल है। गजा में 70,000 आदमी, महिला, बच्चे शहीद कर दिया। अरब नेता इसलिए नहीं बोलते, ये लोग अय्याशी में चूर हैं। एप्स्टीन फाइल में अरब नेताओं का नाम आएगा। आइए जानते हैं। नमस्ते दोस्तों। 1998 में एक अमेरिकी व्यक्ति ने $8 मिलियन में एक द्वीप खरीदा। मानचित्र पर यह 75 एकड़ का द्वीप कैरिबियन में संयुक्त राज्य वर्जिन आइलैंड्स का हिस्सा था। इसे लिटिल सेंट जेम्स कहा जाता था। बाहर से ये निजी द्वीप स्वर्ग से कम नहीं था। बहुत सुंदर समुद्र तट, बहुत सारी हरियाली, बीच में एक शाही महल जैसा लग्जरी बंगला था। चारों तरफ लग्जरी अतिथि विला थे, 2 बड़े स्विमिंग पूल, एक जिम और एक हेलीपैड भी था। लेकिन इसी स्वर्ग में एक बहुत ही काला सच छिपा हुआ था। एक ऐसा सच जिसने पास के द्वीपों पर रहने वाले लोगों को इस द्वीप को पीडोफाइल द्वीप कहने पर मजबूर कर दिया। यहाँ 12 से 17 साल की लड़कियों की तस्करी की जाती थी और उनका यौन शोषण किया जाता था। ये लड़कियां यहाँ से भाग भी नहीं सकती थीं क्योंकि चारों तरफ समुद्र था। एक बार एक 15 साल की लड़की ने तैरकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस द्वीप पर कौन आया करता था? दुनिया भर के अमीर लोग, अरबपति, खरबपति और मशहूर हस्तियां। इस सूची में कई बड़े नाम शामिल हैं। ब्रिटिश राजकुमार एंड्रू, वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस टकर। मुझे नहीं पता कि इस द्वीप पर कितने राजनेता और अरबपति आए। उनके लिए यहाँ पार्टियां आयोजित की जाती थीं। लेकिन सवाल यह है कि इस द्वीप का मालिक कौन था? इसका जवाब एक नाम है, जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन ब्रुकलिन में बच्चों को गणित पढ़ाते थे। वो एक स्कूल टीचर थे, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि अपने करियर में वो अचानक अरबपतियों के वित्तीय सलाहकार बन गए। लगभग $60 करोड़ की संपत्ति जमा करके वो एक मल्टी मिलियनेयर बन गए। उनके दोस्तों में बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री एहुद बराक, नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। आज के वीडियो में आइए अमेरिका के सबसे बड़े घोटाले की सच्चाई जानते हैं, एप्स्टीन फाइल्स की पूरी कहानी। एप्स्टीन द्वीप पर जो कुछ भी हो रहा था वो वर्षों तक छिपा रहा, लेकिन 2005 में एक छोटी सी पुलिस शिकायत इस मामले के लिए ट्रिगर बन गई। मार्च 2005 में 14 वर्षीय एक लड़की और उसके माता-पिता रॉयल पाम बीच हाई स्कूल पर थे। लड़की का कहना है कि रॉयल पाम बीच हाई स्कूल में उसकी सहपाठी ने उसे एक अमीर आदमी के घर ले गई। उसे बताया गया कि उसे बस मालिश करनी है और उसे $200-300 मिलेंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो कुछ और ही हुआ। एप्स्टीन उस लड़की से केवल तौलिया पहने हुए मिलते हैं। वो लड़की से कपड़े उतारने के लिए कहता है और फिर उसका शोषण करता है। क्या आप किसी और लड़की को जानते हैं जो एप्स्टीन के पास गई थी? इसलिए उसने 2 नाम दिए। जब उसने उन 2 लड़कियों से बात की तो 2 और नाम सामने आए, और जब उसने उन 2 लड़कियों से फिर बात की तो 2 और नाम सामने आए। पुलिस अधिकारी ये देखकर हैरान रह गए कि ये श्रृंखला रुक नहीं रही है। जब तक पुलिस एक पीड़ित का पता लगाती तब तक 2 और सामने आ चुके होते थे। कुछ ही महीनों में पाम बीच पुलिस प्रमुख ने 35 पीड़ितों की पहचान की थी और अब दर्जनों पीड़ितों पर नजर रखी जा रही है।
इस सब के बारे में सबसे दिल दहलाने वाली बात यह थी कि उसने मुझे सीढ़ियों से ऊपर ले गया और हम जेफरी के कमरे में दाएं मुड़े और जेफरी नग्न होकर मसाज टेबल पर लेटा हुआ था। मैं वास्तव में ये नौकरी चाहता था, इसलिए मैंने उनके सामने खुलकर बात की। मैंने कहा, देखो, ये मेरे लिए जीवन भर का मौका है। मैं सड़कों पर रहा हूं, मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है और ये सबसे बुरी चीज थी जो मैं कर सकता था, क्योंकि मैंने उन्हें बस ये बता दिया कि मैं कमजोर हूं और मैं उनका सही प्रकार हूं। पुलिस ने देखा कि ये कोई छोटा मामला नहीं था, ये ठीक से संगठित पिरामिड स्कीम थी। प्रत्येक लड़की को एक नई लड़की लाने के लिए अतिरिक्त पैसा मिलता है, जिसके कारण एक लड़की दूसरी लड़की को लाती है और दूसरी तीसरी को लाती है। इस तरह एक चेन बन गई और ज्यादातर लड़कियां 18 साल से कम। मई 2006 तक पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ मामला तैयार कर लिया था। मामला इतना मजबूत था कि जुलाई 2006 में FBI ने भी एक जांच शुरू की, जिसका नाम ऑपरेशन लीप ईयर रखा गया। 53 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई। फ्लोरिडा से लेकर न्यूयॉर्क, न्यू मैक्सिको तक पीड़ितों के बयान लिए गए। एप्स्टीन पर अंतर्राष्ट्रीय यौन तस्करी का आरोप लगाया गया था। मैं 16 साल का था, 14 साल की। ये मैं हूं। ये मैं था जब मैं जेफरी एप्स्टीन से मिला। ये मैं था जब मैं जेफरी एप्स्टीन से मिला। 36 नाबालिग पीड़ित, दर्जनों गवाह, FBI जांच और इतने भारी आरोप। जेफरी एप्स्टीन जैसे व्यक्ति को अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी चाहिए थी, लेकिन सच्चाई ये है कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था। मियामी के संघीय अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा एप्स्टीन के वकीलों के साथ एक गुप्त समझौता कर रहे थे। ये समझौता एप्स्टीन को बचाने के लिए किया गया लग रहा था। उन्हें बस वेश्यावृत्ति के 2 छोटे आरोपों के बारे में दोषी महसूस करना था और बदले में उन्हें और उनके सहयोगियों को सभी आपराधिक आरोपों से प्रतिरक्षा दी गई थी, यानी उन पर कोई अन्य आरोप नहीं लगाया जा सकता था। इस डील के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसे सील कर दिया गया था, यानी इस डील को कोई देख भी नहीं सकता था। यहां तक कि पीड़ितों, यहां तक कि बेचारी लड़कियों को भी इसके बारे में नहीं बताया गया, जबकि अमेरिका में कानून के अनुसार पीड़ितों को ऐसे किसी भी समझौते के बारे में बताना अनिवार्य है। लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाया। 30 जून को एप्स्टीन अदालत में पेश होते हैं और डील के मुताबिक वो खुद को 2 आरोपों में दोषी मानते हैं, जिसके बाद उन्हें केवल 18 महीने की सजा सुनाई गई। केवल 18 महीने। इस सजा के दौरान एप्स्टीन को पाम बीच काउंटी जेल के निजी विंग में रखा गया था। उन्हें सप्ताह में 6 दिन, सप्ताह में 12 घंटे के लिए अपने लग्जरी ऑफिस जाने की अनुमति दी गई थी। ये ऐसी फर्स्ट क्लास जेल थी कि एप्स्टीन को वहां केवल रात में सोने की अनुमति थी। और ये सब होने के बाद भी सजा पूरी होने के केवल 5 महीने पहले जुलाई 2009 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। ये सब उस गुप्त डील की वजह से संभव हो पाया, अलेक्जेंडर अकोस्टा की वजह से, जिसने एप्स्टीन को ये डील दिलवाई। अब कहानी में मोड़ देखिए दोस्तों। ये अलेक्जेंडर अकोस्टा है। बाद में एप्स्टीन के पुराने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की पहली सरकार में श्रम सचिव बने। कई वर्षों तक एप्स्टीन ने अपना जीवन सामान्य रूप से जिया। उनका कुछ नहीं बिगड़ा। वो अपने निजी जेट में घूमता रहा, अपने द्वीप पर शानदार पार्टियां करता रहा और शक्तिशाली लोगों से मिलता रहा। हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। खलनायक बच निकलता है, लेकिन दुनिया के एक कोने में एक महिला थी, एक पत्रकार थी जिसने एप्स्टीन को भागने नहीं देना तय किया था। जूली माइप ब्राउन। वो एक अमेरिकी खोजी पत्रकार थीं जो मियामी हेराल्ड के लिए काम कर रही थीं। 2009 में एप्स्टीन के रिहा होने के बाद उन्होंने मामले को बारीकी से देखा। वर्षों तक मामले का अध्ययन करने के बाद नवंबर 2018 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि एप्स्टीन के अपराधों और सिस्टम ने एप्स्टीन को कैसे बचाया, इस पर रिपोर्टों की एक पूरी श्रृंखला। जूली ने इसका नाम दिया परवर्जन ऑफ जस्टिस। ये रिपोर्ट मीडिया में एक नया विस्फोट लाती है। जनता का गुस्सा बढ़ जाता है। एप्स्टीन की फिर से जांच कराने की मांग उठती है और इस दबाव के कारण न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के खिलाफ फिर से जांच शुरू होती है। जूली ने अपनी जांच में 80 से अधिक संभावित पीड़ितों की पहचान की थी। अपनी रिपोर्टों में उन्होंने उनमें से 8 का साक्षात्कार लिया और उनका दस्तावेजीकरण किया। सबूत बहुत स्पष्ट थे। इसीलिए जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार प्रत्यक्ष यौन तस्करी के आरोपों में उन्हें 45 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन फिर हमारी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन को जेल में मृत पाया गया। कलंकित वित्त पोषक जेफरी एप्स्टीन की मौत हो गई है। एप्स्टीन ने यौन तस्करी के आरोपों का सामना करते हुए जेल में रहते हुए आत्महत्या कर ली। ये साबित करने के लिए कि एप्स्टीन के मृत पाए जाने से पहले उसकी कोठरी में कोई नहीं गया और वो वास्तव में आत्महत्या कर रहा था, न्याय विभाग द्वारा जारी किए गए वीडियो में ये साबित करने के लिए कि एप्स्टीन के मृत पाए जाने से पहले उसकी कोठरी में कोई नहीं गया था और वो वास्तव में आत्महत्या कर रहा था।
लेकिन ये केवल और अधिक षड्यंत्र के सिद्धांतों को हवा दे रहा था। उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें कहा गया था कि एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की थी। उसके पास बिल क्लिंटन के बारे में गुप्त जानकारी थी, इसीलिए बिल क्लिंटन ने उसे मार डाला। एप्स्टीन ने खुद को नहीं मारा, ट्रंप समर्थकों के बीच एक लोकप्रिय नारा बन गया। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं। वो वादा करते हैं कि जैसे ही वो राष्ट्रपति बनेंगे, सभी एप्स्टीन फाइलों को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। जब भी उनसे साक्षात्कार में पूछा जाता है कि क्या वो एप्स्टीन फाइलों को डीक्लासिफाई करेंगे, ट्रंप जवाब देते हैं, हाँ, मैं ये करूंगा। जनवरी 2025 में ट्रंप फिर से चुनाव जीतते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब हर कोई एप्स्टीन फाइलों के जारी होने का इंतजार कर रहा था। ट्रंप के समर्थक इसके लिए विशेष रूप से उत्साहित थे। लेकिन जुलाई 2025 में ट्रंप प्रशासन के न्याय विभाग ने घोषणा की कि एप्स्टीन की क्लाइंट लिस्ट मौजूद नहीं है और अब कोई फाइल जारी नहीं की जाएगी। फिर ट्रंप ने खुद ही यू टर्न ले लिया। उन्होंने एप्स्टीन फाइलों को एक उबाऊ मुद्दा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू किया कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी का एक धोखा है जो कभी खत्म नहीं होता। ये बहुत उबाऊ चीज है, डेमोक्रेटिक धोखा जो कभी खत्म नहीं होता। ट्रंप ने कहा कि एफबीआई को मतदान धोखाधड़ी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और एप्स्टीन जैसे मुद्दों पर अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। धोखेबाज। ट्रंप के समर्थकों ने पूछा कि वो चुप क्यों हैं। एलॉन मस्क ने यहां तक ट्वीट किया कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन की फाइलों में है। बाद में एलॉन ने ट्वीट हटा दिया, लेकिन संदेश स्पष्ट था। ट्रंप के सबसे करीबी समर्थकों को संदेह होने लगा। ट्रंप और एप्स्टीन 20 साल तक सबसे अच्छे दोस्त थे। 1980 के दशक में दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने एक दूसरे के बंगलों, ऑफिसों, ट्रंप के प्लाजा होटल और कसीनो में समय बिताया। एप्स्टीन को लगभग हर पार्टी में ट्रंप के साथ देखा जाता था। एप्स्टीन के एक पूर्व कर्मचारी के अनुसार 1990 के दशक में ट्रंप और एप्स्टीन सप्ताह में कम से कम 3 बार फोन पर बात करते थे। कई बार एप्स्टीन ट्रंप को स्पीकर पर लगाकर ऑफिस में बात करते थे। इस बातचीत में ट्रंप एप्स्टीन के सामने फुसफुसाते थे कि उन्होंने किस औरत के साथ क्या किया। मॉडल स्टेसी विलियम्स के अनुसार महिलाएं ट्रंप और एप्स्टीन के लिए एक ट्रॉफी की तरह थीं। स्टेसी पर 1993 में आरोप लगाया गया था जब वो एप्स्टीन के साथ डेटिंग कर रही थीं। एक दिन वो उसके साथ ट्रंप टावर गईं, जहां ट्रंप ने उसे अपनी ओर खींचा और गलत तरीके से छुआ। एप्स्टीन ने ये सब होते देखा और स्टेसी के अनुसार एप्स्टीन को ये पसंद आया कि उसके पास एक मॉडल है जिसका ट्रंप पीछा कर रहा है। इसी तरह एक अन्य पीड़िता के अनुसार जिन पार्टियों में एप्स्टीन ने उसे अन्य अतिथियों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, उन पार्टियों में ट्रंप भी मौजूद थे। 2002 में ट्रंप ने खुद एप्स्टीन के बारे में कहा था। ट्रंप ने अपनी किताब ट्रंप द आर्ट ऑफ कमबैक टू जेफ में एक नोट पर भी हस्ताक्षर किए थे, आप सबसे महान हैं। इस दोस्ती के कारण ये षड्यंत्र के सिद्धांत सामने आए कि ट्रंप भी उन लोगों में से नहीं है जिनकी एप्स्टीन फाइलों में कुछ नुकसानदेह विवरण हैं, और इसीलिए वो उन सभी फाइलों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते। इन सब बातों के साथ जनता के बीच अफवाहें फैलने लगीं। इन षड्यंत्र के सिद्धांतों के कारण जनता का दबाव इतना बढ़ गया कि नवंबर 2025 में अमेरिकी कांग्रेस में एक विधेयक लाया गया जिसमें कहा गया था कि न्याय विभाग को 30 दिनों के भीतर सभी एप्स्टीन फाइलें जारी करनी होंगी। ये एक दुर्लभ क्षण था जब एक रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक ही मुद्दे पर मतदान किया। दोनों राजनेताओं ने इस विधेयक का एक साथ समर्थन किया। यहाँ भारत की तुलना में अमेरिका में एक बड़ा अंतर है। भारतीय संसद में राजनीतिक दल दल बदल विरोधी कानून का उपयोग करके अपने सांसदों को किसी विधेयक के पक्ष या विरोध में मतदान करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकी संसद, जिसे यूएस कांग्रेस कहा जाता है, इसके सदस्य अपनी इच्छानुसार मतदान कर सकते हैं। कोई भी राजनीतिक दल इसे मजबूर नहीं कर सकता। इसीलिए ट्रंप की अनिच्छा के मुताबिक वोट देने वाले कुछ ट्रंप समर्थक उत्साहित थे कि आखिरकार बिल क्लिंटन का पर्दाफाश हो जाएगा और सालों से चले आ रहे षड्यंत्र के सिद्धांत आखिरकार साबित हो जाएंगे। लेकिन जब 19 दिसंबर का दिन आया तो न्याय विभाग ने केवल कुछ हजार फाइलें जारी कीं, जिनमें भारी मात्रा में संपादन किया गया था, यानी उनमें से आधी से ज्यादा चीजें ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करके छिपा दी गई थीं। इन फाइलों में क्या कहा जा रहा है ये समझना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी जब लोगों ने उन्हें विस्तार से पढ़ा तो इन फाइलों में जो सामने आया वो क्लिंटन के बारे में कम और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ज्यादा था। डोनाल्ड ट्रंप का नाम बार बार एप्स्टीन के फाइलों में सामने आया। एक ईमेल के अनुसार ट्रंप ने एप्स्टीन के निजी जहाज से 8 बार यात्रा की। वही ट्रंप जो हमेशा कहते थे कि उन्होंने कभी एप्स्टीन के जहाज में बैठे ही नहीं। इसी तरह एक पत्रकार को भेजे गए एक अन्य ईमेल में एप्स्टीन ने लिखा,
ट्रंप लड़कियों के बारे में जानते थे क्योंकि उन्होंने मैक्सवेल से ये सब रोकने के लिए कहा था। एप्स्टीन के अनुसार ट्रंप जानते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन वो चुप रहे। उन्होंने पुलिस को नहीं बताया। नई खुलासे सबसे चौंकाने वाले हैं। FBI को एक कॉल आई। 27 अक्टूबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एक लिमोसीन चालक ने कॉल किया। चालक ने FBI को बताया कि 1995 में जब वो ट्रंप को टेक्सास हवाई अड्डे पर ले जा रहा था, उस समय ट्रंप फोन पर एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार के बारे में बात कर रहे थे। कॉल रिकॉर्ड के अनुसार 4 साल बाद 1999 में जब चालक ने ये बात एक महिला को बताई तो वो शांत हो गई और फिर उसने कहा, ट्रंप और एप्स्टीन ने मेरे साथ बलात्कार किया था। इस महिला ने चालक को बताया कि एक लड़की ने उसे एक फैंसी होटल या इमारत में ले गई जहां उसके साथ बलात्कार किया गया था। इसके अलावा एप्स्टीन फाइलों में एक और दस्तावेज था, एक पत्र जिस पर जे एप्स्टीन के हस्ताक्षर थे। पत्र में कहा गया था, अपराधी लैरी नस्सर। इसमें लिखा था, हमारे पास एक चीज समान है, युवा महिलाओं के लिए हमारा प्यार। हमारे राष्ट्रपति भी हमारी तरह युवा लड़कियों से प्यार करते हैं, लेकिन हमें जेल में खाना पड़ता है और वो राष्ट्रपति हैं। जिंदगी बहुत बेईमान है। जब ये पत्र 2019 में लिखा गया था, तब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि न्याय विभाग, जो एक सरकारी निकाय की तरह तटस्थ होना चाहिए, ट्रंप के व्यक्तिगत वकील की तरह व्यवहार करने लगा। इन बलात्कार के आरोपों को असत्य और सनसनीखेज बताया गया। इसी तरह पत्र को बिना किसी रिपोर्ट के नकली बताया गया। ट्रंप, जो चुनाव से पहले एप्स्टीन फाइल्स को चुनावी हथियार बना रहे थे, आज उसमें फंस गए हैं। जो क्लाइंट लिस्ट एप्स्टीन आइलैंड पर गई थी, वो सार्वजनिक नहीं की गई है। एप्स्टीन की बात करें, लेकिन हाँ, मैं एप्स्टीन करने के लिए इच्छुक हूं। मुझे इससे कोई समस्या नहीं होगी। उनके समर्थकों द्वारा फैलाए जा रहे षड्यंत्र के सिद्धांत अब उन पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और मोड़ है दोस्तों। अभी तक सभी एप्स्टीन फाइलें जारी नहीं की गई हैं। 10 लाख से अधिक दस्तावेज छोड़े गए हैं, जिन्हें अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। न्याय विभाग का कहना है कि इन दस्तावेजों में संपादन किया जा रहा है, जिसमें कुछ सप्ताह लग सकते हैं। जो दस्तावेज सार्वजनिक किए गए हैं, उनमें भी बहुत अधिक संपादन किया गया है। ब्लैक मार्कर लगाए गए हैं, नाम काला कर दिए गए हैं। कई पृष्ठों पर आधी लाइनों को ब्लैक मार्कर से ढक दिया गया है। लेकिन न्याय विभाग ने कई जगहों पर इन संपादनों को ठीक से नहीं किया है। ऐसी कई फाइलें हैं जिनमें फोटोशॉप जैसे साधारण हैक से इन संपादित शब्दों को देखा जा सकता है। कई दस्तावेजों में इनकी आवश्यकता भी नहीं है। संपादित शब्दों को अन्य दस्तावेजों में कॉपी और पेस्ट किया जा सकता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इन फाइलों में और क्या छिपा हुआ है। शक्तिशाली लोगों के खिलाफ सबूत थे और उन लोगों की सूची थी जो उनके द्वीप पर आते थे। समय के साथ हम देखेंगे कि इसमें कितने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरबपति और शहजादे फंसे हैं और एप्स्टीन की ब्लैक बुक में कितने लोगों के नाम सामने आएंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।